सेक्शन 13 में कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है। टेम्परेरी कस्टडी दे दी। टेम्परेरी कस्टडी के बाद क्या करती है कोर्ट? इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यू फ्रेम करने के बाद कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है। कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है। चलें जी, ठीक है। अब इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यूज में आपको दिखाऊं कौन से फ्रेम करती है कोर्ट। ये है इशू इसकी। ये वाई द इट इज द interest and welfare of minor to appoint the petitioner as a guardian for their person and property relief। ठीक है। कोर्ट कहती है कि जी क्या ये वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए लाई करते हैं कि जी अगर हम इसको गार्डियन बना दें तो पिटिशनर को। पिटिशनर कौन है यहाँ पे? पिटिशनर है यहाँ पे आपका शहनाज बीबी, विडो ऑफ नवाब अली। ठीक है। नवाब अली जो के फादर था इनका, पिटिशनर का, वो आई है कोर्ट में। कोर्ट ने ये इशू फ्रेम किया कि क्या ये वेलफेयर मानने के लिए लाई करती है। उसकी फिर ये आपके बाद में कोर्ट ने एविडेंस ली। एविडेंस लेके कोर्ट ने ये बताया कि जी ओनर्स टू प्रूव प्लेस्ड ऑन पिटिशनर टू प्रूव हिज स्टांस। पिटिशनर अपीयर एज ए applicant witness number 1 stated has a husband died on 4/9/2016। और उसने कहा कि and stated children namely फरीदा नसरीन, अली उस्मान, राबिया वर लाइंग इन हर कस्टडी। जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो उसकी कस्टडी में थे। माइनर आर कोशर अमाउंट फलां फलां। उसके बाद कहते हैं सपोर्ट द कंटेंशन ऑफ प्लीडिंग ऑन ओथ। उसने ओथ में सारा कुछ बताया। उसके बाद बताया एविडेंस रिफ्लेक्ट पिटिशनर इज रियल मदर and there is nothing on the record to disentitle to be appoint a guardian and person and property। ठीक है। and as the real father is died and respondent have extend no objection upon the uh, acceptance of petition in his favor। ठीक है। ये उसके वो एविडेंस रिकॉर्ड की है कोर्ट, उसने रिलीफ दे दिया है और उसको अपॉइंट कर दिया गार्डियन। ठीक है। उसको गार्डियन अपॉइंट कर दिया है। ये सेक्शन 13 के तहत एविडेंस रिकॉर्ड किया। कहता है ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग एज सून एज द after the words as may be, court shall hear and hear such evidence। क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट shall hear such evidence। वो एविडेंस सुनेगी as may adduced in support or in opposition। ठीक है। इन स्पोर्ट, स्पोर्ट अब कहता है ये स्पोर्ट क्या? स्पोर्ट में वो पिटिशनर खुद आता है, अब कहता है कि जी मुझे अपॉइंट करें। अगर रिबटल, रिबटल कौन होता है? अपोजिशन में ये दूसरी पार्टी आती है। अपोजिशन में दूसरी पार्टी आती है। ठीक है। कि अपोजिशन में दूसरी पार्टी वो आके उसके रिबटल में एविडेंस देती है। दोनों को एविडेंस सुनती है। ठीक हो गया। दोनों की एविडेंस सुनती है और उसके बाद सुन के फैसला कर देती है। आगे कहते हैं सिमिल्टेनियसली प्रोसीडिंग बिफोर अदर कोर्ट्स। ठीक है। सिमिल्टेनियस
proceeding before other court in different court. कहता है if proceeding for the appointment of or declaration of guardian of a minor are taken in more courts than one, each of other courts shall, on being apprised for the proceeding in other courts, stay the proceeding before itself. ठीक है. अब कहता है कि जी जब कोर्ट जो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन की, ठीक है, वो एक से ज्यादा कोर्ट्स में चल रही है. ठीक है. अब वो कहता है हर कोर्ट जब उसको पता चलेगा तो वो प्रोसीडिंग स्टॉप कर देंगी. सपोज के प्रोसीडिंग चल रही है बादल जनाब अब्दुल रहमान साहब गार्डियन जज लाहौर, उनके पास एक प्रोसीडिंग चल रही है. ठीक है. बाद में पता चला ये दूसरी गार्डियन जज हैं अहमद साहब, उनको पता चला कि जी ये सेम प्रोसीडिंग तो ये दूसरे मेरे लंदन जज हाफिज अब्दुल रहमान साहब के पास चल रही है. ठीक है. इसी तरह बाद में पता चलता है कि जी बादल जनाब गार्डियन जज ये अली रहमान साहब अली अनवार साहब उनके पास चल रही है. तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोसीडिंग स्टॉप कर देंगे. उसके बाद प्रोसीडिंग चली जाएंगी कहाँ पे, हाई कोर्ट पे. आगे कहता है इफ प्रोसीडिंग आर अबाउट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेम हाई कोर्ट, मतलब सेम हाई कोर्ट मतलब वो केस प्रोसीडिंग चल रही है कि एक हाफिज अब्दुल रहमान साहब लाहौर में बैठे हैं और ये आपका अहमद साहब जो गार्डियन जज हैं वो बैठे हैं मुल्तान में. इसी तरह अली अनवार साहब मेरे खान बैठे हैं. ये इनको कौन सी सेम हाई कोर्ट लगती है, सेम हाई कोर्ट मतलब लाहौर हाई कोर्ट लगती है. तो ये रिपोर्ट करेंगे लाहौर हाई कोर्ट को. एंड हाई कोर्ट शैल डिटरमाइन ऑन विच कोर्ट प्रोसीडिंग ऑफ रिलेशन टू बी हैड. ठीक है. अब फिर ये सारे प्रोसीजर रिपोर्ट करेंगे लाहौर हाई कोर्ट को. लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि जी किस जज ने सुनना है. ठीक हो गया. कहता है इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में, इन विच प्रोसीडिंग आर स्टेड अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल रिपोर्ट द केस एंड गाइडेड बाय सच ऑर्डर एज मे रिसीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट. रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है कि वो हम हमारा 527 CRPC यही कहता है कि हम 527 CRPC यही कहता है कि जी अगर एक जिले से दूसरे जिले को भेजना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे जिले के और जिला नहीं सूबा प्रोविंस सूबे से भेजना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रब्ता करती है, उनसे रब्ता करके फिर केस ट्रांसफर कराया जाता है. आ गया जी आपका अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस. कहता है इफ लॉ टू विच माइनर इज सब्जेक्ट एडमिट. आगे कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन सेवरल गार्डियन. ठीक है. एक से ज्यादा गार्डियन अपॉइंट करना, एक से ज्यादा गार्डियन अपॉइंट करना. कहता है इफ लॉ टू विच माइनर इज सब्जेक्ट admit of his having two or more guardian of property or person or both, the court may think fit appoint and declare them. देखें ये ऐसा होता है ना कि जी एक बच्चा है माइनर है उसकी प्रॉपर्टी 50 मुरब्बा है. अब 50 मुरब्बे एक गार्डियन नहीं अपॉइंट कर सकता, उसके लिए ज्यादा अपॉइंट करने चाहिए. तो ऐसी सूरत में कोर्ट ज्यादा भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, गार्डियन भी ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है. इसी तरह कहते हैं सेपरेट गार्डियन में बी अपॉइंटेड एंड डिलीवर्ड ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइनर. सेपरेट गार्डियन भी अपॉइंट किए जा सकते हैं. आगे कहता है इफ माइनर हैज सेवरल प्रॉपर्टीज द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट डिक्लेयर सेपरेट गार्डियन फॉर एनी वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज.
हार्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो दो मुरब्बे हैं मिस्टर ए के पास हैं, ये दो मुरब्बे मिस्टर बी के पास हैं, इसी तरह वो डिवाइड करेगी। आगे कहता है इफ अ माइनर हैज सेवरल प्रॉपर्टीज द कोड में इफ थिंग्स फिट अपॉइंट एंड डिक्लेयर द वो हो गया। आगे आ जाता है सेक्शन 16 के अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। कहाँ पे? बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। कहता है इफ इफ the court appoint or declare the guardian for any property situate beyond local limits of its jurisdiction. Appoint or declare a guardian for property. Appoint or declare a property situate beyond local limits of jurisdiction. ठीक है। The court having jurisdiction in place where property is situated shall on the production of certified copy of order appointing and declaring the guardian accept him duly appointed and declared and give effect to the order। ठीक है। कहता है देखें कि जी आपका वो कहता है कि जी एक कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्डियन, डिक्लेयर किया है कोई प्रॉपर्टी का, वो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड था। सपोज के प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान में, ठीक है, प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान में और प्रॉपर उसको प्रॉपर कर रही है कोर्ट, लाहौर की अपॉइंट कर रही है गार्डियन, ठीक है। तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी, वहाँ की कोर्ट को सर्टिफाइड कॉपी जाके देंगे, ठीक है, तो वो आपका यही समझेगी कि जैसे अपॉइंट हो गया है, जैसे सही अपॉइंट हो गया है, ठीक है, जैसे सही अपॉइंट हो गया। ठीक है। कहता है इफ कोर्ट अपॉइंट और डिक्लेयर अ गार्डियन फॉर एनी प्रॉपर्टी सिचुएट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है कोई और गार्डियन अपॉइंट कर रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए, और वो सिचुएट कहाँ पे करती है, आपकी उस जुरिस्डिक्शन में सिचुएट नहीं करती, मतलब लाहौर प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान में और कोर्ट की लाहौर की उसको अपॉइंट कर रही है। तो कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएट। अब मुल्तान की जो कोर्ट है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, शैल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपॉइंटिंग एंड डिक्लेयरिंग द गार्डियन accept him as duly appointed and declared and give effect the that order। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि जी अगर आपका प्रॉपर्टी मुल्तान में है, लाहौर की कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, तो लाहौर की कोर्ट का ऑर्डर मुल्तान ले जाएंगे और उसको जाके दिखाएंगे कि जी लाहौर की कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, तो वो भी आपका उसको ऐसे समझेगी जैसे उसने अपॉइंट किया, जैसे उसने अपॉइंट किया। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो? Anyone, any question? Anyone, any question?
चलें, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेक्शन है, इसके बाद फिर हमारी इंग्लिश की क्लास होगी। चलें, आगे कहता है आपका कि in appointing or declaring the guardian of minor, the court shall, subject to provision of this section, be guided by what consistently with the law to which minor is subject, appear the circumstances for the welfare of minor। ठीक है, कहता है कि जी जो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है या अपॉइंट कर रही है, देखें दो चीजें होती हैं, डिक्लेयर करना या अपॉइंट करना। अपॉइंट गार्डियन खुद करती है, डिक्लेयर वो जो आपका बाई विल होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, या खुद अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है। तो कोर्ट शैल be guided what consistently to the law of minor is subject appear circumstances for the welfare of minor। कोर्ट गाइड होगी कि जो वेलफेयर ऑफ माइनर, वेलफेयर ऑफ माइनर। अब वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है वो यहाँ पे बता रहे हैं, कहता है इन कंसीडरिंग व्हाट विल फिल द माइनर ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर, कोर्ट शैल हैव रिगार्ड द एज, कोर्ट एज देखेगी, सेक्स जेंडर देखेगी कि मेल है फीमेल है, ठीक है, मेल है फीमेल है। देखें 10 या 12 साल की जो फीमेल है वो मेल गार्डियन को नहीं देते, फीमेल तकरीबन फीमेल माँ को देते हैं, ठीक है। तो एज मैटर, एज देखी जाएगी। अब 1 साल का सकलिंग बेबी है, 1 साल का बच्चा है वो, तो मतलब वो उसकी फीडिंग हो रही है तो वो बाप को नहीं दिया जाएगा। सेक्स जेंडर देखा जाएगा, रिलीजन देखा जाएगा। अब वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बाप को दिया जाएगा, क्रिश्चियन उसका गार्डियन होगा, वो मुस्लिम नहीं होगा। उसके बाद कैरेक्टर देखा जाएगा ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन, कैरेक्टर ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन के, अब वो जिस को गार्डियन बना रहे हैं उसका कैरेक्टर क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी से मुराद क्या आया कि वो कैपेबल है, ठीक है। ठीक है, वो आपका उसका कैरेक्टर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर एंड कैपेसिटी देखी जाएगी, और उसके बाद हिज नियरेस्ट किन ऑफ माइनर, ठीक है, कि उस रिश्ते माइनर के साथ उसका रिश्ता क्या है, माइनर के साथ उसका रिश्ता क्या बनता है। उसके बाद कहता है आपका विश ऑफ डिसीज्ड पेरेंट्स, बाप माँ बाप अगर कोई डेथ हो गई है, बाप की डेथ हो गई है तो उसकी अगर कोई विश थी तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कहता है आपका any existing or previous relationship of proposed guardian with minor, ठीक है। आपका एनी एग्जिस्टिंग या प्रपोज रिलेशन ऑफ माइनर के आया कि ये फ्यूचर हस्बैंड है या फ्यूचर में इसका क्या होगा रिलेशन, ये एग्जिस्टिंग रिलेशन क्या है या इससे पहले रिलेशन क्या था उसका, वो कंसिडर किया जाएगा। ये आपकी वेलफेयर ऑफ माइनर है। जब भी कोर्ट ने कस्टडी देनी है दूसरी पार्टी को तो उसके लिए पहले एज देखेगी, सेक्स देखेगी, रिलीजन देखेगी, जिसको कस्टडी दी जा रही है क्या देखेगी कि क्या वो कैपेबल है, संभाल सकेगा, ठीक है कि नहीं, या उसका करैक्टर क्या है, वो ड्रिंकर है या आपका अल्कोहलिक है या आपका 5 वक्त का नमाजी है, ठीक है, उसका काम क्या है वो देखा जाएगा। उसके अगर कोई माँ बाप की विश थी तो वो देखी जाएगी, उनका रिश्ता क्या है वो देखा जाएगा, और उनका रिलेशंस क्या है प्रॉपर्टी के साथ क्या माइनर के साथ वो देखा जाएगा। उसके कहता है कि जी इफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी देखती है, नीचे लोअर कोर्ट भी देखती है कि अगर वो माइनर इतनी बड़ा है, इंटेलिजेंट है कि वो अपनी मतलब इफ माइनर इज इनफ ओल्ड इनफ टू फॉर्म एन
इंटेलिजेंट प्रेफरेंस, कि वो इतनी बड़ा है कि वो प्रेफरेंस मतलब इतनी अपनी प्रेफरेंस बता सकता है कि जी मैं माँ को प्रेफर करता हूँ या बाप को प्रेफर करता हूँ, तो फिर कोर्ट कंसीडर दैट प्रेफरेंस। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा केस था, उसमें 6-7 साल का बच्चा था, अब्दुल वहाब, तो उसने कहा कि जी मैंने माँ के साथ जाना है, क्योंकि उसका लव एंड अफेक्शन माँ के साथ था, माँ के साथ ज्यादा अटैच था। तो कोर्ट ने कहा चले जी आप जाए, माँ के साथ जाए। ठीक है, तो कोर्ट उसकी प्रेफरेंस भी देखेगी। जैसे आप देखते हैं हाई कोर्ट में भी, या बड़ी मतलब हम जब 491 मूव करते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि जी किसके साथ जाना है, कि आपने किसके साथ जाना है। ठीक है, उसके बाद किया जाता है दी कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर गार्डियन अगेंस्ट हिज विल, किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा उसकी मर्जी के बगैर। ठीक है, किसी को उसकी मर्जी के बगैर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। चलें जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।